रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूं और आप लोग सुनते हैं। अच्छा, इस दौरान बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स करके मुझसे बोलते भी हैं। कल भी बोला है, हमारे बहुत प्यारे से व्यूवर्स हैं, उनका नाम मैं बाद में ले लूँगा जब कमेंट्स पढ़ूंगा। उन्होंने मुझसे कहा है कि सर, एक ही तरीके की सिमिलर पैटर्न पर अगर कहानी सुनाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि चैनल ग्रो हो, और हमें भी काफ़ी बुरा लगता है कि व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि हम आपको सुनते हैं और आप अच्छी तरीके से कहानी सुनाते हैं। तो मेरे भाई, कहने का मतलब यही है कि हम क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं, और क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं तो जो न्यूज़ आती हैं, चाहे वो जिस पैटर्न पे हो, हमें सुनाना पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। तो इस समय अगर आप मोस्टली देखते हैं तो अवैध संबंधों में ही क्राइम हो रहे हैं, तो इस वजह से जो मोस्टली क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो वो अवैध संबंधों के बीच में होती हैं। तो क्राइम होता है, चाहे वो अवैध संबंधों में हो या फिर किसी वजह से जान अगर किसी की जाती है तो कम से कम ये हर इंसान को पता चलना चाहिए कि किस वजह से ये क्राइम हुआ है, जो इंसान उन सारी चीज़ों से सतर्क रह सके और सावधान रह सके। इसमें अवैध संबंध, ये सारी चीज़ें महज एक, अगर हम यूँ कहें तो बस एक कोइंसिडेंट समझ लें। बाकी इस सब के पीछे सारी शातिर तरीके से जो इंसान करता है, उस सब के पीछे इंसान का दिमाग होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन आप लोग को कुछ अलग कहानी सुनाता हूँ। और आज के दिन की कहानी ऐसी कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है कि एक शख्स जो कि पेशेवर कातिल, पेशेवर मुजरिम था। चाहे वो कत्ल करने और सबूत मिटाने से लेकर सबूत मिटाने या फिर वहाँ से भागने या फिर पुलिस को गुमराह करने में, हर एक चीज़ में वो माहिर था। अभी हाल ही में जब उसकी गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी होने के बाद में वो शख्स पुलिस से शायद एक ही सवाल कर रहा था कि ये बताओ कि मुझे गिरफ्तार कैसे किया, क्योंकि मामला साल 2006 का था और गिरफ्तारी उसके 20 साल के बाद होती है। यकीनन दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो हो सकता है कि आप लोग का थोड़ा सा टेस्ट भी बदले, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम होता है तो उसको सुनना ज़रूरी होता है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस कहानी को अंत तक सुने। तो चलते हैं फिर, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल इस कहानी के अंदर दोस्तों, गुजरात के अंदर एक व्यक्ति है जो पिछले 8 से 9 साल से गुजरात के अंदर रह रहा है। अब इसी बीच में हाल ही में कुछ लोग इस व्यक्ति के पास में पहुंचते हैं। पास में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि हुसैन हसीन। अब जैसे ही ये व्यक्ति हुसैन हसीन नाम सुनता है तो इसके दुकान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति, इसका शायद कुछ और नाम था और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने हुसैन हसीन नाम कोई सुना ही नहीं था। अब जैसे ही ये लोग इसको हुसैन हसीन नाम के नाम से पुकारते हैं, लोग भी यहाँ पे हैरत में पड़ जाते हैं कि भाई ये लोग इसको हुसैन हसीन नाम से क्यों पुकार रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये लोग फिर से उससे कहते हैं कि हुसैन हसीन। अच्छा, वो व्यक्ति जो था फिर इस पर कुछ नहीं बोलता है, बस इनकी तरफ टकटकी बांधे हुए देखता रहता है, क्योंकि दोस्तों शायद इस व्यक्ति का नाम हुसैन हसीन ही था और पिछले 8-10 वर्षों से इसने किसी के भी मुंह से इस नाम को नहीं सुना था। अब दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी वहाँ पर लोगों के बीच में ये थी कि कुछ लोग आते हैं और इस व्यक्ति को हुसैन हसीन नाम से बुलाते हैं, जबकि ये व्यक्ति जो होता है ये तो कुछ और नाम बताता है और हम इससे 8-10 वर्षों से किसी और नाम से ही जान रहे हैं। और अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कह रहा है कि वो उसका नाम हुसैन हसीन नहीं है। अच्छा, उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि तुम्हें चलना पड़ेगा। पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं। फ़ोन में निकालने के बाद में एक फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, फिर शख्स की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ यही है। उसके बाद में कहते हैं कि चलो। अब जो ये शख्स था ये उन लोगों के साथ साथ चलने लगता है। अब लोग बड़ा हैरत में है कि अगर ये व्यक्ति हुसैन हसीन नहीं है तो फिर ये विरोध क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं हुसैन हसीन नहीं हूँ। इतने में ही एक बत्ती लगी हुई गाड़ी आ जाती है जिस पे साफ साफ दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था, यानी लोग समझ जाते हैं कि मामला दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस आई है। उसके बाद में वो जो लोग थे वो उस हुसैन हसीन को उस गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और बिठाने के बाद में सीधा लेके चले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से लेके तो चला जाया जाता है इस व्यक्ति को, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर मौजूद रह गए थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हुसैन हसीन कौन है और हुसैन हसीन से इस शख्स का क्या लेना देना है, और अगर लेना देना भी है तो इस व्यक्ति का क्या कसूर है। ये तमाम तरीके के जो सवाल थे ये उन सारे ही लोगों के जहन में आ रहे थे, लेकिन वो क्या करें, ना इन सवालों के उन्हें जवाब मिल सकते थे। वो तो बस इंतज़ार ही कर सकते थे कि कोई बात न्यूज़पेपर में या कहीं के माध्यम से कुछ पता चले। अच्छा, उसके बाद में वो लोग उसे दिल्ली लेके पहुंच जाते हैं और उसके बाद में तमाम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और बधाई देने के बाद में कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम 8 से 10 वर्षों के बाद में ये व्यक्ति कम से कम हमारी गिरफ्त में ज़रूर आया। अब 8-10 साल के बाद में ये व्यक्ति पकड़ा गया था। उसके बाद में जो इसकी फ़ाइल दबी पड़ी थी, जो फाइल इसकी धूल खा रही थी, उस फाइल को निकाला जाता है
निकालने के बाद में एक बार फिर से उस फाइल को रीचेक किया जाता है, पढ़ा जाता है। यहाँ तक आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हुसैन हसीन कौन था और आखिरकार पुलिस उसको उठाकर क्यों ले आई थी और आखिरकार ये कैसा अपराधी था। और दोस्तों जब इसकी फ़ाइल पढ़ी जाती है तो उस फाइल के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि ये कितना शातिर अपराधी था। और उसके बाद में जो पूरी कहानी होती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। असल में इस कहानी की शुरुआत साल 2006 से होती है, या फिर यूँ कहें कि साल 2006 से भी पहले से होती है। दोस्तों ये दौर वो दौर था क्योंकि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और ये साल 2006 और उससे पहले का वो दौर था कि मुजफ्फरनगर के अंदर क्राइम अपने चरम पर था और उस समय न इतने साधन थे, न इतनी कम्युनिकेशन थी। पुलिस महज एक जिप्सी से चला करती थी और इसी कम्युनिकेशन के अभाव में और जो सारी चीज़ें थीं, इस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितने माफिया, कितने गुंडे पले बड़े और न जाने कितने इस पूरे उसमें अपना साम्राज्य बनाकर खड़े हो गए। अब उसी में का ये व्यक्ति था। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने भौकाल मूवी देखी होगी और भौकाल मूवी में मुजफ्फरनगर के अंदर का पूरा हालचाल दिखाया हुआ है, उस समय के मुजफ्फरनगर का। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अब उससे उस समय के आसपास ये पला बड़ा हुआ, इसने भी अपना भौकाल बनाया। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरा तो इसको लगा कि अब मुजफ्फरनगर में रहना सेफ नहीं है। उसके बाद में ये दिल्ली का रुख कर लेता है। अच्छा, दिल्ली का रुख करता है तो वहाँ पर अपने कामकाज में बिजी हो जाता है, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में चूंकि ये जवान हो जाता है तो घर वाले इसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब लड़की देखना शुरू की जाती है तो आखिरकार फाइनली इसके लिए एक लड़की देख ली जाती है, रिश्ता तय होता है। लेकिन इसी हुसैन हसीन के पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था पप्पू। अच्छा, जो पप्पू था वो हुसैन हसीन के बारे में बहुत अच्छे से बखूबी जानता था कि ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो जो पप्पू था वो लड़की वालों को बता देता है कि भैया तुमने किससे अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया है, किसके गले अपनी लड़की को बांध रहे तुम, कब तक तुम्हारी बच्ची सुहागन रहेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी ये तो एक तरीके का गैंगस्टर तरीके का व्यक्ति है। अच्छा, उसके बाद में जो लड़की वाले लोग होते हैं वो इस बारे में छानबीन बिठाते हैं और जब छानबीन बिठाते हैं तो सही पाते हैं, कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति तो गलत है। और उसके बाद में इस हुसैन हसीन का जो रिश्ता होता है ये रिश्ता खटाई में पड़ जाता है। अब रिश्ते में जब ऊंच नीच होती है तो उसके बाद में जो हुसैन हसीन है इसके परिवार वाले लड़की वालों से पूछते हैं कि क्या बात है तुम लोग आ नहीं रहे हो। तो जो लड़की वाले होते हैं इस रिश्ते को साफ तौर पे मना कर देते हैं। अब जब रिश्ता मना कर देते हैं तो हुसैन हसीन के परिवार वाले पूछते हैं कि क्या वजह है, कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुमने रिश्ता पक्का कर लिया था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि रिश्ता तुम मना कर रहे हो। अच्छा दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब कभी भी रिश्ता होता है तो जो व्यक्ति होता है अगर किसी ने गलत काम किए होते हैं तो उसके गलत काम जो होते हैं वो उसके उस घर तक जरूर पहुंचते हैं जहाँ से उसका रिश्ता होता है। ये एक सच्चाई है। अब उसके बाद में जो वो लोग होते हैं लड़की वाले वो बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे किसी पड़ोसी ने हमें बताया है कि तुमने यूपी के अंदर कुछ इसी तरीके से क्राइम किए हैं, तुम तो बड़े क्रिमिनल टाइप के हो। अच्छा, जब हुसैन हसीन ये बात सुनता है तो कहता है कि भाई तुम्हें किसने बता दिया, और जिसने भी बताया है तो गलत बताया। लेकिन वो जो लड़की वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें सही सूचना मिली है और हमने तुम्हारे बारे में छानबीन भी की तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल सही बात है, लिहाजा हम तो अपनी लड़की का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। अब ये बात जब हुसैन हसीन सुनता है तो उसके बाद में ये तलाश चालू करता है कि आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो लड़की वालों तक मेरे घर की बात पहुँचाएगा। आखिरकार हुसैन हसीन जब इस बारे में छानबीन करता है तो हुसैन हसीन को पता चल जाता है कि ये बात तो पप्पू के सिवा और कोई कह ही नहीं सकता। लिहाजा जो हुसैन हसीन होता है ये पप्पू के घर पहुंच जाता है। पप्पू के घर पहुंचने के बाद में पूछताछ करता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुम्हारा क्या जाता है, वो तो मेरा बैकग्राउंड था उसको मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन जो पप्पू की माँ होती है ये हुसैन हसीन को काफ़ी ज़्यादा गाली और काफ़ी ज़्यादा फटकार देती है। उससे कहती है कि तुम जिस तरीके की व्यक्ति हो उस तरीके की बात हमने बता दी और ऊपर से गर्मी से आके हमसे बात कर रहे हो, जो सच है हमने सच कह दिया, जाओ यहाँ से भागो। अब एक तरीके से हुसैन हसीन जिसका रिश्ता मना हुआ था उसका दर्द, उसका टीस उसके सीने में था। दूसरी तरफ जो पप्पू की माँ थी उसने भी ललकार दिया था, उसने भी भगा दिया था, धुतकार दिया था। ऐसे में जो हुसैन हसीन था इसके मन में, इसके जहन में कहीं ना कहीं अब इस पप्पू के परिवार वालों से बदला लेने की इसके दिल के अंदर बैठ जाती है और उसी समय से ये इसके कत्ल की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसने मेरा रिश्ता मना करवाया है, इसने मुझे धुतकारा भी है, मेरी बेइज्जती की है, मैं इसका कत्ल करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि कत्ल कैसे करूँ। तो कत्ल करने के लिए ये एक बड़ी प्लानिंग करता है। अब उसके बाद में ये कत्ल की कई प्लानिंग करता है, लेकिन जितनी भी प्लानिंग करता उसको खुद से ही ख़त्म कर देता, खुद से ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक परफेक्ट क्राइम आखिरकार कैसे किया जाए, क्योंकि जो क्राइम ये करता था उसको कई काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका था। लिहाजा अब उसके बाद में ये अपने ही तरीके के लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करता है।
अब जब ये धीरे धीरे अपने ही तरीके के लोगों से कांटेक्ट बनाना शुरू करता है तो धीरे धीरे इस फील्ड का ये मास्टर हो जाता है और उसके बाद में इसी तरीके के इसके पास में लोगों की एक भीड़ हो जाती है। उसके बाद ये अनगिनत क्राइम करता है और उसके बाद में पहुंच जाता है एक दिन ये अपनी पूरी टीम को लेकर पप्पू के घर पे। अब पप्पू जैसे ही देखता है, कुछ सोच पाता समझ पाता, उससे पहले ही जो हुसैन हसीन था ये पप्पू को एक गोली मारता है। अब जैसे ही पप्पू को वो गोली लगती है पप्पू वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर पप्पू की माँ भी दौड़ी दौड़ी भागी बाहर को आती है कि बेटे के साथ क्या हो गया। अब जैसे ही हुसैन हसीन उस पप्पू की माँ को देखता है तो उसे वही अल्फाज वही वर्ड्स याद आने लगते हैं जो उसकी माँ ने उससे बोले थे। लिहाजा हुसैन हसीन जो था वो एक गोली उसकी माँ के मारता है। माँ भी बेचारी वहीं गिर जाती है। अब जैसे ही अचानक से घर के अंदर से 2 गोलियों की आवाज़ आना, 2 चीखों की आवाज़ आना, तो जो पप्पू की बहन थी हीना वो भी बाहर भागती है। अब जैसे ही हीना आती है तो जो हुसैन हसीन उस हीना को देखता है तो उसके बाद में सोचता है कि इसे भी मार दो, उसके भी गोली मारता है। उसके बाद में इन तीनों लोगों को गोली मारने के बाद में जो हुसैन हसीन था ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब ये फ़रार हो जाता है, मोहल्ले के अंदर चीख पुकार मचती है, मामला पुलिस तक पहुँचता है, पुलिस आती है। उसके बाद में इन तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन पप्पू और उसकी माँ की रास्ते में ही मौत हो जाती है और जो हीना थी उसकी सांसें चल रही थी। लिहाजा उसके बाद में हीना को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ट्रीटमेंट कराया जाता है, क्योंकि उसके गोली कमर पे लगी थी। हीना की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाती है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि हीना बच गई है उसके बाद में पुलिस हीना से पूछताछ करती है कि कौन था, किसने हमला किया था। तो हीना बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला हुसैन हसीन, उसी ने हमला किया था, उसी ने मेरी माँ और मेरे भाई का कत्ल किया है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस हुसैन हसीन की फाइल खंगालती है तो पता चलता है कि हुसैन हसीन तो इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके बाद में पुलिस जो थी हुसैन हसीन के ऊपर केस दर्ज करती है और इसकी तलाश शुरू करती है। कई जगह पर इसको ढूंढा जाता है क्योंकि उस समय पे न इतने CCTV कैमरे मौजूद थे, न इतने साधन थे, न इतनी कम्युनिकेशन। लिहाजा पुलिस वाले अब इस हुसैन हसीन को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और फाइनली जो हुसैन हसीन होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। अब दोस्तों इसको गिरफ्तार कर पुलिस ला चुकी थी। अब उसके बाद में इसके खिलाफ चार्जशीट बनाई जाती है, चूँकि 2 हत्याएं इसने की थी और एक महिला ऐसी थी यानी एक लड़की जिसकी जान बच गई थी। बहरहाल पुलिस उसके बाद में 302 और 302 और 307 का मुकदमा इसके ऊपर चलाती है। उसके बाद में साल 2006 में इसने कत्ल किया था। मामला लोअर कोर्ट में पहुंचता है। लोअर कोर्ट में पहुंचता है, सुनवाई शुरू होती है और दोस्तों तकरीबन इस पूरे केस के अंदर 7 साल तक लोअर कोर्ट के अंदर सुनवाई चलती है। अब 7 साल तक लोअर कोर्ट के अंदर सुनवाई चलती है और उसके बाद में साल 2013 में आखिरकार लोअर कोर्ट का फैसला आता है। अब साल 2013 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद में इस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद में साल 2013 में ये व्यक्ति हाई कोर्ट के अंदर इस लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर देता है। अब लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करता है तो वहाँ पर 2 साल तक केस चलता है और साल 2015 में फाइनली फैसला आता है। 15 में फैसला ये आता है कि इस व्यक्ति की जो उम्र कैद की सज़ा है वो सज़ा बरकरार रखी जाएगी क्योंकि इसने क्राइम ही ऐसा किया है। अच्छा दोस्तों, जो मर्डर केस होता है उस मर्डर केस के अंदर 2 ही तरीके की सज़ाएं जो किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल हैं, या तो उस व्यक्ति को उम्र कैद हो जाए या फिर फांसी की सज़ा हो जाए। उससे कम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समाधान नहीं है। उसके बाद में उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर हाई कोर्ट से भी बरकरार रखी जाती है। अब ये व्यक्ति सोचता है कि यार मैंने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया लोअर कोर्ट के मामले को, यहाँ से भी जो मेरी उम्र कैद की सज़ा है वो बरकरार रखी गई। अब ये सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी सज़ा बरकरार रखी जाए तो मैं क्या करूँगा। लिहाजा फिर ये सोचता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद में सोचता है कि चलो पैरोल ले लेता हूँ। उसके बाद में साल 2016 में ये पैरोल लेता है और साल 2016 में इसको पैरोल मिल भी जाती है। उसके बाद में टोटल इसे 4 हफ्तों के लिए पैरोल मिलती है। उसके बाद में ये पैरोल पे बाहर चला जाता है। अब दोस्तों इधर जो पुलिस वाले थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि 4 हफ्ते के बाद में ये अपना कामकाज फिनिश कर आ जाएगा, खुद आ जाएगा। लेकिन 4 हफ्ते तक भी जब ये लौट कर नहीं आता है तो जो पुलिस वाले थे वो इसके घर पे पहुंचते हैं। अब 4 हफ्ते के बाद में जब पुलिस वाले इसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति तो वहाँ से फरार हो चुका है। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद में, उसके घर पे पहुँचने के बाद में ये देखते हैं कि ये व्यक्ति तो गायब हो गया, तो पुलिस के तो तोते उड़ जाते हैं कि जो व्यक्ति 4 हफ्ते की पैरोल पे आया था वो व्यक्ति गायब हो चुका है। अब उसको कहाँ ढूंढें, कोर्ट को क्या जवाब दें। लिहाजा पुलिस वाले जाते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि इस तरीके से ये जो व्यक्ति है फरार हो चुका है। कोर्ट की तरफ से एक ही चीज़ कही जाती है कि वो फरार हुआ है, तुम्हारा काम है उसे पकड़ने का। लिहाजा उसके बाद में पुलिस इसे ढूंढना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये व्यक्ति वहाँ से भागता है। लगभग 2-3 साल तक तो ये असम में छुपा रहता है।
असम में छुपा रहता है 2-3 साल तक। ये नाम नया बदलता है, नया नाम, नया काम, नई पहचान। उसके बाद में असम के अंदर नई सरकार आती है हेमंत विश्वकर्मा की। उसके बाद में वहाँ पर थोड़ी सी छानबीन होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ रह रहा है। तो इसको लगता है कि असम में रहना अब ठीक नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर पकड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश पहुँचता है, वहाँ पर भी 1 आध साल रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसको लग जाता है कि यहाँ पर भी रहना अब सेफ़ नहीं है, क्योंकि एक ही जगह और काफ़ी समय तक रहना ठीक नहीं है, जगहें बदलता रहूँगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ही पहुँच जाता है गुजरात में। अब गुजरात में नया नाम, नई पहचान और नया काम करने लगता है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक जो व्यक्ति होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का जो मोह होता है वो त्याग नहीं पाता है। और यही कुछ हुसैन हसीन ने किया। हुसैन हसीन अपने परिवार से कांटेक्ट करता है इस उम्मीद में कि इतने साल गुजर चुके हैं, कौन उसे देख रहा होगा, कौन उसकी ट्रेसिंग कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, ये हुसैन हसीन को बहुत ही बेसब्री से उसकी हर गतिविधि का इंतज़ार कर रही थी। और फाइनली जैसे ही हुसैन हसीन अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करता है, क्राइम ब्रांच की टीम इसकी लोकेशन को ट्रेस करती है और पहुंच जाती है गुजरात। और गुजरात जाने के बाद में इससे कहती है कि भाई, बहुत समय हो गया आंख में चोली खेलते हुए, चलो तुम्हारी मेहमान नवाजी का समय आ चुका है। उसके बाद में इस हुसैन हसीन को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इतने साल के बाद में इसे थाने लेके आया जाता है। लेकिन जब हुसैन हसीन गिरफ्तार किया गया था तो इसके जहन में बस पुलिस के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैंने तो हर तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, बस एक बार ये बता दो कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। लेकिन अब ये जनाब जो है, इस सवाल का जो जवाब है, ये पुलिस थाने के अंदर यानी जेल के अंदर तमाम ज़िंदगी खोजते रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। अब ये खोजते रहेंगे कि इनको पकड़ा कैसे। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी कि जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा शातिर था और कितना बड़ा क्राइम करने के बाद में किस किस तरीके से पुलिस को छकाता हुआ घूम रहा था। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा पुलिस के काम पर, पुलिस की मेहनत पर, कि जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी के साथ में इस व्यक्ति को इतने लंबे अरसे के बाद भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगा हूं, तो अभी समय हुआ है सुबह के लगभग 7:42 का, क्योंकि सुबह सुबह स्टोरी शूट कर देता हूं, बाकी मैं अपने काम से चला जाता हूं। तो धीरज सिंह जी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, वो भी हमसे शिकायत कर रहे हैं कि अब संबंधों की सेम कहानी सुनाओगे तो व्यूज़ कैसे ही बढ़ेंगे। तो धीरज सिंह जी, मैंने आपका कमेंट शुरू में पढ़ दिया था, शायद पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टिवली लेता हूँ। मैं आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे अच्छे से बताओगे, अच्छे से समझाओगे। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, अगर कोई लेटेस्ट क्राइम होगा और मैं उसको स्किप कर दूंगा तो एक तरीके से ये भी क्राइम स्टोरी सुनाने के साथ में अन्याय होगा, इसलिए मैं सुनाता हूँ। अगर क्राइम एक पैटर्न पे चल रहा है तो उसमें क्या किया जाए, बस जो क्राइम होता है वो सुनाने की कोशिश की जाती है। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी। तो खान अकील जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए, अल्लाह आपको कामयाबी करे, वह कामरान करे। डॉक्टर कौम का मसीहा होता है और अगर डॉक्टर ही कातिल और शैतान बन जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो अंसारी सुहेल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर अंदाज है भाई जी। तो मंसूरी भाईजान जी, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी, शुक्रिया आपका। मेट्रो टेलर्स करके आईडी लिखते हैं नाइस स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई आपका। उसके बाद में शमसुल अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई। तो शमसुल अंसारी जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी बहुत सारे हार्ट्स बना के हमें शुक्रिया अदा करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं और हमारी कामयाबी की दुआ करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी भाईजान। और सुरेंद्र शर्मा कमेंट्स करते हैं। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वजीत यादव जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं मेरे भाई, शुक्रिया। इदरीस खान कहानी सुनते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं और कहते हैं कहानी अच्छी थी और इस डॉक्टर को फांसी होनी चाहिए। तो शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, मोहम्मद इमरान यूपी फतेहपुर से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी हैं, लिखती हैं नमस्ते, शुक्रिया। इदरीस खान है, लिखते हैं इदरीस खान मुंबई से सुनते हैं। दीपक सिंह लिखते हैं दीपक भाई ज़िला बुलंदशहर यूपी 13 से सुनते हैं कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं किसी की ज़िंदगी से इस तरह खेलना नहीं चाहिए। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, वहाँ आपकी बात से सहमत करता हूँ। अंसारी सुहेल लिखते हैं जनाब क्राइम तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुवैत में कोई कातिल कोई मुजरिम बच नहीं सकता। पिछले दिनों कुवैत में एक घर की नौकरानी खादिमा जो फिलीपींस थी उससे फांसी दी गई है। उसने एक कुवैती के बच्चों को वॉशिंग मशीन में डालकर मार दिया था, इसलिए उसे फांसी दे दी गई। तो शुक्रिया आपका कि आपने बताया, अपनी जानकारी साझा की। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे।
तो आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। और कहानी दोस्तों पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।